सो आई होप स्क्रीन विजिबल होगी। सब लोग आ जाएंगे जिनको आना है। सो अपन लोग स्टार्ट कर लेते हैं। कल अपन ने बेसिकली अंडरस्टैंड किया था यार, हिस्ट्री क्या थी और ओवरव्यू क्या है जावा का, फ्यूचर और करियर अपॉर्चुनिटी, और कैसे प्रोग्राम को कंपाइल और रन किया जाता है। आज अपन लोग उसके आगे बढ़ेंगे, जिसमें से आएगा कि कैसे हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, और कैसे बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और इफ एल्स स्टेटमेंट्स का, जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती है, उनका यूज़ कैसे करते हैं। सो इन बिटवीन कभी भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है। सो एक तो एब्स्ट्रैक्शन होता है जो जावा में होता है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक जो 6 कंसेप्ट अपन ने कल बात की थी, है ना, वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो एक होता है एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन। सो एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शन कहता है कि जो भी जरूरी चीजें हैं वो यूजर को दिखनी चाहिए। एनकैप्सुलेशन कहता है कि जो भी जरूरी चीजें नहीं है वो यूजर से हाइड कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल इफ अपन नॉर्मल लाइफ से लें, सो क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं नॉर्मल लाइफ में। सो क्लास ब्लूप्रिंट होती है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस ब्लूप्रिंट का फिजिकल एविडेंस होता है। कि जैसे मान लो हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है। सो बिल्डिंग का जो ब्लूप्रिंट बनता है बिल्डिंग बनने से पहले, वो उसकी क्लास होती है। और फिर उस ब्लूप्रिंट का यूज करके मल्टीपल जो बिल्डिंग्स बनती है, वो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे मान लो हम लोग इफ अंडरस्टैंड करें कि जैसे मान लीजिए पहले के टाइम पे या आज भी, जब आपको कोई एक घर बनाना है, और वैसे सिमिलर 200 300 400 घर बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट बनता है कि ये उसकी साइजेस होगी, यहाँ पर रूम होगा। ठीक है, रूम का साइज क्या होगा, उसका हाइट क्या होगा। ठीक है, सीढ़ियाँ कहाँ से चढ़ेगी। ब्लूप्रिंट बनने के बाद में, अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, पेपर पे होता है, उसको फिजिकल मेमोरी नहीं मिलती है। ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स उसी क्लास का रियल टाइम एग्जाम्पल होते हैं। तो उस ब्लूप्रिंट को यूज करके जितने भी मकान बने हैं, वो सब उसके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कार क्लास है, तो कार क्लास का एक ब्लूप्रिंट होगा कि उसके 4 टायर होंगे, उसमें इंजन होगा। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन होगा, उसमें स्पीड बढ़ा सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो। ठीक है। उसमें गियर चेंज कर सकते हो, उसमें स्टीयरिंग व्हील होगा जिससे वो लेफ्ट या राइट जाएगी जब आप व्हील को घुमाओगे, स्टीयरिंग व्हील को। ठीक है। अब इसी एग्जांपल में अपन अंडरस्टैंड करते हैं एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन क्या होता है। सो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जब उस क्लास के अंदर, जैसे मान लो अपन कार खरीदने जाते हैं। ठीक है, या एज ए यूजर अपन देखे हैं ना, मतलब नॉट प्रोग्रामर, एज ए यूजर हम जब देखते हैं, कार को देखने जाते हैं, तो हम सिर्फ कुछ चीजें समझना चाह रहे होते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, टॉप स्पीड। तो कार का एक मीटर होता है जिसमें टॉप स्पीड दिखाते हैं, माइलेज क्या है कार का, और कार यदि स्पीड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है, तो स्पीड लीवर होता है, फिर ब्रेक लीवर होता है, क्लच होता है, गियर होता है, स्टीयरिंग व्हील होता है। तो ये वो चीजें होती है जो हमको नेसेसरी है कार को यूज करने के लिए। तो वो सारी चीजें हमको दिखती है डायरेक्टली। बट कार क्या सिर्फ यही चीजें हैं, स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक। कार में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कार का इंजन होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता नॉर्मल टाइम पे। ठीक है। कार में नीचे की तरफ चेसिस होता है, चेसिस में उसके मल्टीपल लेवर्स होते हैं जिससे वो स्पीड भी पकड़ती है, जिससे ब्रेक भी लगते हैं। वो सब हमको दिखाई नहीं देते ना, जब हम कार खरीदने जाते हैं हमें कोई बताता है कि ऐसा ब्रेक मारोगे तो ऐसे ब्रेक यूज होगा, या स्पीड को जब आप प्रेस करोगे तो स्पीड कैसे बढ़ेगी। ये चीजें कोई डिस्कस नहीं करता है, सिर्फ डिस्कस क्या करते हैं कि अच्छा गाड़ी का माइलेज क्या है, गाड़ी का यू नो स्पीड कितनी है, या उसकी सीट्स कैसी है। क्यों, क्योंकि वो यूजर के लिए यूज में आने वाली चीज जो दिख रही है वो एब्स्ट्रैक्शन होती है। और जो चीज कैप्सूल की तरह छुपा ली जाती है, सो एनकैप्सुलेशन का आइडिया कैप्सूल से ही आया था। कि जब हम कैप्सूल्स देखते हैं तो उन कैप्सूल्स में क्या होता है, अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई होती है। बट हमको पता है कि ये कैप्सूल क्यों लेनी है, कि यार सिर दर्द हो रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो ये कैप्सूल लेनी है। बट उस कैप्सूल के अंदर क्या है वो आपको हाइड कर दिया जाता है। सो एनकैप्सुलेशन सेम चीज है, कि जो चीजें आपके लिए यूजर के लिए नेसेसरी नहीं है वो हाइड कर ली जाती है, और जो यूजर के लिए नेसेसरी है वो शो कर दी जाती है, उसको अपन एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एनकैप्सुलेशन का अगेन क्लास बहुत बड़ा एग्जांपल है। सो क्लास के अंदर वेरिएबल भी होते हैं, मेथड भी होते हैं, बट क्लास उसको एनकैप्सुलेट करके रखती है। और उनको अलग अलग तरीके से, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड लेवल पे अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं उनको।
ठीक है। सो ये क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, चार चीजें हो गई। अब दो चीजें और बची, एक है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है कि हम कितनी चीजें इनहेरिट करते हैं हमसे पहले वाली जनरेशन्स के अंदर। सो इफ हम हमारा ह्यूमन हिस्ट्री देखें या किसी भी एनिमल की जो रियल लाइफ एग्जांपल पे हिस्ट्री देखें, तो हम लोग बहुत सारी चीजें इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट्स से। ठीक है। सो इनहेरिटेंस में दो ही वर्ड यूज आएंगे फ्यूचर में, पेरेंट्स और चाइल्ड। ठीक है, या फिर सुपर क्लास या सब क्लास। सो हम पेरेंट्स से बहुत सारी चीजें इनहेरिट करते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो एज ए ह्यूमन देखें अपन, तो हम ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। सो ह्यूमन एज ए क्लास अपन देखें तो क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ह्यूमन के? दो पैर होने चाहिए, दो हाथ होने चाहिए, दो आंखें होनी चाहिए। ठीक है, किस दो पैरों पे ही चलना चाहिए, चार पैरों पे नहीं चलना चाहिए। ठीक है। सो ह्यूमन क्लास किसको इनहेरिट करती है? एनिमल क्लास को। सो एनिमल सबकी सब सुपर क्लास हो गई या सबकी पेरेंट क्लास हो गई। अब एनिमल का काम क्या क्या होता है? वो खाता है, वो सोता है, कुछ चीजें बेसिक करता है। फिर एनिमल से वो बेसिक एनिमल, जैसे आप देखो एनिमल से मैमल, मैमल से रेप्टाइल। ठीक है, मैमल में भी कैनाइन और फेलाइन। ठीक है। और उसमें भी फिर मल्टीपल सब क्लासेस या मल्टीपल चाइल्ड बनते रहते हैं। तो जैसे मान लो अपन चाइल्ड और डॉग देखें, सॉरी कैट एंड डॉग देखें। ठीक है। सो कैट और डॉग दोनों चाइल्ड क्लास है किसकी? एनिमल की। सो एज ए एनिमल उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनके चार पैर हैं, वो चारों पैरों पे चलते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं। बट उनकी खुद की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ये होता है इनहेरिटेंस, कि हाँ हम कुछ चीजें पुरानी जनरेशन से कॉपी करते हैं या पहले की जो प्री डिफाइंड लॉजिक है उन्हीं को इनहेरिट करते हैं। उसके बाद में हम अपने अपने पार्ट भी करते हैं। डॉग बार्क करता है, कैट म्याऊ करती है। ठीक है, तो उसके अपने अपने फीचर्स भी हैं। बट एक कॉमन फीचर्स होते हैं जो वो सुपर क्लास से इनहेरिट करते हैं और यूज करते हैं, उसको वापस रिक्रिएट नहीं करते हैं। और सिक्स्थ है पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये छह कंसेप्ट होंगे जो टोटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स होते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। सो एक इंसान या एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फॉर्म दिखाता है। जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम लोग हमारे पेरेंट्स के लिए सन और डॉटर हो सकते हैं। ठीक है, हम किसी के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, इन फ्यूचर किसी के लिए फादर या मदर हो सकते हैं। ठीक है, और किसी के लिए स्टूडेंट हो सकते हैं, किसी के लिए टीचर हो सकते हैं। राइट। सो एक ही इंसान है, बट वो अलग अलग सिचुएशन में उसका नाम भी अलग अलग होता है। कोई आपको किस नाम से बुलाता है, दोस्त आपको अलग नाम से बुलाते हैं, पेरेंट्स आपको अलग नाम से बुलाते हैं। सो एज ए एक सिंगल क्लास या ऑब्जेक्ट हम पॉलीमॉर्फिज्म भी शो करते हैं कि अलग अलग समय पे हम अलग अलग फॉर्म्स को लेते हैं। सो ये बेसिक छह कंसेप्ट है। आगे हर कंसेप्ट का अपना एक क्लास होगा पूरा। सो अब अपन बात करते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग पे, मतलब प्रैक्टिकल हम कैसे यूज कर सकते हैं या प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम और बेटर कैसे बनाएंगे। सो जावा के बेसिक सिंटैक्सेस होते हैं, वाइट स्पेसेस होती है, आइडेंटिफायर्स होते हैं। सो इसमें वो एग्जांपल दे रखा है कि क्या क्या नाम रख सकते हैं। और जैसे मान लो किसी का भी फंक्शन का या क्लास का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, और आप ऐसे स्पेशल कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। और अब लिटरल्स क्या होते हैं? सो बहुत लोगों ने मतलब प्रोग्रामिंग पढ़ी है, बीसीए किया है, बीटेक किया है। सो लिटरल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना। सो कॉन्स्टेंट्स वो जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। सो कांस्टेंट जैसे 100 है, 100 एक इंटीजर कांस्टेंट है। 98.6 एक डेसिमल कांस्टेंट है। x एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। दिस इज अ टेस्ट, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो इनको चेंज नहीं किया जा सकता कॉन्स्टेंट्स को। बट कॉन्स्टेंट्स को स्टोर किया जा सकता है किसमें? वेरिएबल्स के अंदर। और वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सेपरेटर्स होते हैं जो हमने कल भी यूज किए प्रोग्रामिंग के अंदर। सो हमने जावा एक फोल्डर बनाया था कल, और हमने जो एक क्लास बनाई थी। सो ये सारी चीजें हमने कल यूज करी थी। ठीक है। सो पैरेंथेसिस कहाँ यूज आते हैं? ये फंक्शंस के टाइम पे यूज आते हैं या पैरामीटर्स कंटेन करते हैं। ब्रेसेस ब्लॉक क्रिएट करने के काम में आते हैं किसी भी क्लास का या फंक्शन का। ब्रैकेट्स यूज टू डिक्लेयर एरे टाइप्स, एरे के अंदर यूज आता है मेजरली। सेमी कॉलन टर्मिनेट करने के काम आता है एक स्टेटमेंट को एंड करने के। देन कॉमा, देन पीरियड, देन कॉलन्स, उनके भी अपने अपने यूजेस हैं जो धीरे धीरे अपन अंडरस्टैंड कर लेंगे।
अब अपन आते हैं धीरे धीरे वेरिएबल डिक्लेरेशंस के अंदर, कि हम कॉन्स्टेंट्स होते हैं और हम उनको वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, और वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, किस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। सो प्राइमरी या प्रिमिटिव टाइप्स के वेरिएबल्स जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं: इंटीजर, फ्लोटिंग या डेसिमल, कैरेक्टर्स और बुलियन। अब एक एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंटीजर्स में क्या क्या आता है। इंटीजर्स में चार आते हैं: लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, बाइट। सो बाइट होता है वो सबसे छोटा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है। लॉन्ग सबसे बड़ा होता है। इनके बिट्स होते हैं, 8 बिट का स्टोरेज है, 16 बिट का स्टोरेज है, 32 बिट, 64 बिट का स्टोरेज है, और इनकी रेंज है कि ये जो बाइट है वो -128 से +127 तक जाता है। इससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर करूंगा तो वो स्टोर नहीं कर सकता। उसी हिसाब से शॉर्ट, इंट और लॉन्ग है। लॉन्ग सबसे ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है। और हम नॉर्मली इंट ए इज इक्वल टू 0, इसमें क्या है, ए एक वेरिएबल है जो मैंने चुना है उसका नाम, ठीक है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, और उसमें मैंने 0 नाम की वैल्यू स्टोर कर दी है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने एक लाइन में सिर्फ डिक्लेयर किया इंट ए, और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में ए इज इक्वल टू 10 करके स्टोर कर दिया। सो इक्वल्स टू ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड की वैल्यूज को लेफ्ट में स्टोर करवा देता है, ठीक है। फिर आता है फ्लोटिंग या डेसिमल, जिनको हम डबल या फ्लोट बोलते हैं। ये 32 बिट और 64 बिट का होता है। इसकी भी अप्रोक्सीमेट रेंज ये है, जिसमें डबल के अंदर डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है, डबल और फ्लोट के अंदर। इफ इंटीजर में डेसिमल वैल्यू ट्राई करोगे तो स्टोर नहीं करेगा, या फिर पॉइंट की वैल्यूज को इग्नोर कर देगा, ठीक है। सो डबल को हमने अगेन वही सिम डबल करके ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया, जिसमें 10.25 स्टोर कराया। सेम लाइन को हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। डबल ए में हमने सिर्फ डिक्लेयर किया और इसमें असाइन करवा दी वैल्यू। सो इस लाइन में जो ये वाला पार्ट है वो डिक्लेरेशन का है, और ये वाला पार्ट असाइनमेंट का है। सो ये जो बेसिक चीजें हैं। फिर आता है कैरेक्टर। सो कैरेक्टर क्या होते हैं, सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं, एबीसीडी जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, ठीक है। सो वो सारे के सारे वेरिएबल्स हम जैसे कैरेक्टर कैर ए नाम से हमने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें जे को स्टोर करा दिया। इस तरीके से हम कैरे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें आस्की वैल्यूज आती है ना, यूनिकोड और आस्की वैल्यूज। सो आप इफ गूगल करोगे आस्की वैल्यूज, सो एबीसीडी की सारी आस्की वैल्यूज होती हैं। और सो ये आस्की वैल्यूज को आप गूगल करोगे तो आपको पूरी टेबल आ जाएगी। तो ये नॉर्मली आपके एग्जाम के लिए बेटर रहती है, बीटेक, बीसीए, एमसीए एग्जाम्स वगैरह में आता होगा। बट ये हाँ, नॉर्मल लाइफ में कोई नहीं पूछता है क्योंकि गूगल पे सब अवेलेबल रहता है। आह, दो और टाइप, बुलियन और बुलियन टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं वो ट्रू या फॉल्स स्टोर करते हैं। वो मतलब सिर्फ लॉजिकल वैल्यू स्टोर करते हैं, वो इससे ज्यादा, दो से ज्यादा कोई तीसरी वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। अब वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं। सो वेरिएबल्स किसी ना किसी डेटा टाइप का डिक्लेयर होगा। सो डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। अब उस वेरिएबल की स्कोप और लाइफ टाइम क्या होती है और उसका कन्वर्जन क्या होता है। सो किसी भी वेरिएबल का जो लाइफ टाइम होता है वो हमेशा उसके पैरेंथेसिस के अंदर आता है, मतलब जिस ब्रैकेट के अंदर वो है उतने में ही वो यूज आएगा। और एक होता है टाइप कन्वर्जन, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इंट ए है और बाइट बी है। अब ए की वैल्यू, इंटीजर की वैल्यू मैं बाइट में स्टोर करने की ट्राई करूंगा तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर का बिट कितना है, 32 बिट है, बाइट का 8 है। सो कोई भी बड़ा वेरिएबल छोटे वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता, बट बाइट स्टोर हो सकता है ए के अंदर। इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, ठीक है। सो इसको बोलते हैं, एक तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है जिसमें दो टाइप्स कॉम्पेटिबल होते हैं, या फिर जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स से ज्यादा बड़ी होती है। और इनकम्पेटेबल में क्या होता है, हमको मैनुअली टारगेट करना होता है कि एक्सप्लिसिटली बताना होता है जावा को कि ये इस टाइप का है, इसको इस टाइप में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। कल हमने जब क्लास बनाई थी तो क्लास पब्लिक क्लास, आज डेमो 2। और ये डबल ब्रैकेट्स पहले भी यूज कर सकते हैं, ARGS की जगह जो आपको नाम पसंद आए वो यूज करो। अब हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। इंट ए
और ए को हमने 10 स्टोर करा दिया और ए को हमने प्रिंट कर दिया। वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने प्लस करके उस इंटीजर का नाम लिख दिया ए का। सो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ए इज इक्वल टू 10। सो अब हम जाएंगे जावा 08 में और हमने हमारी डेमो टू डॉट जावा नाम से, जो क्लास का नेम है, डॉट जावा नाम से फाइल सेव कर देंगे। अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। सो कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो cd डॉट डॉट अगेन cd डॉट डॉट cd जावा 8, और अब हम क्लियर कर देंगे स्क्रीन को। अब हम कंपाइल करेंगे जावा सी डेमो 2 डॉट जावा को। अब सेम फोल्डर में जाके हम देख लेते हैं अभी क्या है, डेमो 2 सिर्फ एक फाइल बनी है जो जावा फाइल है। अब जैसे ही अपन इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर एक और फाइल बन जाएगी, डेमो 2 की सेकंड फाइल भी आ गई जो क्लास फाइल है जिसको बाइट कोड अपन बोलते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा डेमो 2, ठीक है। इसमें मैंने गलती ये कर दी कि डेमो का डी स्मॉल है, तो हमेशा केस सेंसिटिव रहता है डेमो 2। सो वैल्यू इज इक्वल टू 10। सो इसने प्रिंट कर दिया है उस वैल्यू को जो उसमें आ रही थी, है ना, जो ए के अंदर अपन ने स्टोर कराई थी। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि टाइप कास्टिंग कैसे होता है। सो हम एक बाइट टाइप का भी वेरिएबल बनाते हैं, बाइट बी इज इक्वल टू, इसमें मान लो 8 स्टोर करा दिए और हमने कहा कि ए इज इक्वल टू बी। सो इज इक्वल टू क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट में स्टोर करवा देता है। ये सोर्स होता है, ये डेस्टिनेशन होता है। सो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, कोई भी अनम्यूट करके बता दो मेरे को, अब क्या प्रिंट होगा, 10 और 8? 8 सर। बहुत ही परफेक्ट। जावा सी, ठीक है, 8 प्रिंट हो गया। अब मैं यही चीज बोलता हूँ कि b इज इक्वल टू ए कर देता हूँ और यहाँ पर मैं b को प्रिंट करता हूँ। अब क्या प्रिंट होगा, कोई भी अनम्यूट 10 कर। 10, राइट। 10 बट होगा। क्या चीज, 10 होगा ना सर? 10 होगा, है ना। लॉजिकली 10 होना चाहिए, बट अभी अपन ने जो टाइप कास्टिंग की बात करी थी पिछली बार, बाइट से इंटीजर में चला गया था। क्यों? क्योंकि इंटीजर बड़ी 32 बिट का वेरिएबल है, बाइट 8 बिट का वेरिएबल है, तो वो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो गई। बट इस सीन में क्या होगा, इंटीजर 32 बिट का है और बाइट क्या है, 8 बिट का। तो इसमें एरर आ जाएगा कंपाइल टाइम पे ही कि ये इनकॉम्पिटेबल टाइप है। ठीक है, एरर आ गया कि इनकॉम्पिटेबल टाइप, पॉसिबली लॉस ऑफ कन्वर्जन। इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, मैनुअली उसको बताना पड़ेगा कि ए को पहले कन्वर्ट करो बाइट में और फिर बी के अंदर स्टोर करो। अब बिल्कुल सही आपने जो बोला कि अब वो प्रिंट हो जाएगा 10, ठीक है, 10 प्रिंट हो गया। तो ये होता है बेसिक टाइप कन्वर्जन वेरिएबल्स के बीच में, की वैल्यूज जो आ रही होती है। तो अभी तक किसी को कोई क्वेरी है? नो सर। ठीक है। सो अब अपन धीरे धीरे आगे की चीजें देखते हैं जिसमें मतलब वेरिएबल्स बना ही लिए हैं अपन ने, वैल्यूज उसमें असाइन कर लिए। अब अपन देखते हैं, क्योंकि बार बार हम खुद वैल्यू क्यों असाइन करें, यूजर से वैल्यू लेना ज्यादा अच्छा लगता है ताकि हम टेस्टिंग कर सकते हैं उस चीज की। अब हम क्या करेंगे, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। सो यूजर से इनपुट लेने के लिए बेसिक 3 चीजें करनी पड़ती है स्टार्टिंग में। जब आप बिल्कुल एंड में जाओगे जावा के तो बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे कि माउस से इनपुट कैसे लेना है, बट इनिशियली कीबोर्ड से कुछ वैल्यूज लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्कैनर क्लास का यूज कर सकते हैं। तो हम पहले इंपोर्ट करेंगे स्कैनर क्लास को उसके जावा डॉट यूटिल पैकेज से, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसके फंक्शन है नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट कैर जो भी, उसका यूज करेंगे। इंट क्या होगा, इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्कैन करके ले आएगा और यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसमें स्टोर करा देगा। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं अपन। सो इंपोर्ट, इंपोर्ट किया स्कैनर को
और ये जो सारी चीजें हैं अब हम चाहते हैं कि यूजर से लाएं, है ना। और हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूजर से हम दो नंबर लेते हैं और उनको ऐड करवा के प्रिंट कर देते हैं। ठीक है। सो व्हाट टू डू, हमने बनाया इंट नंबर 1, नंबर 2 और एक सम नाम का वेरिएबल। और हमने यूजर को इंस्ट्रक्शन दिए, प्लीज एंटर नंबर 1। सो अब हमें क्या करना था, वैसे इससे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना है ना। सो स्कैनर, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं नॉर्मली ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, प्रोग्रामिंग में सब लोगों की आदत होती है, तो तुम भी कुछ भी नाम रख सकते हो जो तुमको वो रहे। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्कैनर, और इसमें सिस्टम डॉट इन को यूज किया। अब जब भी मैं इसको स्कैन करूंगा, सो क्या करूंगा, नंबर 1 इज इक्वल टू एससी ऑब्जेक्ट डॉट उसका फंक्शन नेक्स्ट इंट, इंट में आई कैपिटल रहेगा, है ना। और फिर मैं यूजर को फिर से बोलूंगा एंटर, प्लीज एंटर नंबर 2। जैसे ही वो फर्स्ट नंबर एंटर कर देगा, और जब यूजर सेकंड नंबर भी एंटर करेगा, सो नंबर 2 में स्टोर करा लूंगा मैं। और फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, इन दोनों को जोड़ के सम के अंदर स्टोर करा दूंगा। और फिर प्रिंट कर दूंगा सम की वैल्यू को कि सम इज इक्वल टू और सम वेरिएबल। सेव। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। सो कंपाइल कर लिया हमने, अब हम रन करवाते हैं। प्लीज एंटर नंबर 1, मैंने एंटर किया 100। प्लीज एंटर नंबर 2, मैंने किया 200। और सम इज इक्वल टू 300। सो ये तरीका होता है कि हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, और इनपुट लेने के बाद में उसमें बेसिक मैथमेटिक्स, इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड को अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके हमने यूजर को रिजल्ट दे दिया जो चाहिए था। ठीक है। सो ये चीज़ें यूज आएगी इन फ्यूचर भी, जब हम कैलकुलेटर की कोई एप्लीकेशन बनाएंगे या फिर कोई कोई भी प्रोग्राम डेवलप करेंगे। अब इसके अंदर अपन क्या चीज़ें कर सकते हैं कि इसके साथ साथ कि अब हम यूजर को बोलते हैं कि आप 3 नंबर या 5 नंबर एंटर करो, है ना। स्टार्टिंग में हम यूजर को बोलते हैं काम करो, आप 5 सब्जेक्ट के नंबर दो, और 5 सब्जेक्ट के नंबर पे मैं सबका एवरेज बता दूंगा आपको, है ना। सो नंबर 2, यूजर ने नंबर 3 दिया, नंबर 4 देगा, नंबर 5 भी देगा, और इसका सम करेंगे अपन। सम करने के बाद में इसका एवरेज भी करेंगे अपन। ठीक है, तो हमने यूजर को एक साथ ही बोल देंगे या तो, ठीक है, या सबका अलग अलग बोल देते हैं। और एक तरीके से ये 5 सब्जेक्ट के नंबर एंटर करवाएंगे अब अपन। इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, आपके लिए भी इजी होगा रीड के लिए। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, इसको बोलते हैं कि सब्जेक्ट 1, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट 2। जैसे स्कूल में होता था ना कि 5-6 सब्जेक्ट्स में रिजल्ट आता था, और उसका फिर फाइनल रिजल्ट परसेंटेज आ कैलकुलेट जाता था। करने के लिए। क्या चीज़? परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। एग्जैक्टली। सो जब भी हम, जैसे मान लो आज की तारीख में आप देखते होंगे कि बहुत सारे कॉलेजेस या स्कूल्स कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज करता है। तो ऐसे लॉजिक्स डेवलप करने के लिए इन फ्यूचर इन थोड़े छोटे छोटे आइडियाज को अपन को यूज करना पड़ता है ना। सो हमने क्या किया, नंबर 2 नंबर 5 ले लिए, और नंबर 3 नंबर 4 प्लस नंबर 5, इन सब का एडिशन करके सम प्रिंट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, इसका एवरेज भी ले लिया, एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 5, और इसको बता दिया कि इसका एवरेज क्या आया, और हमने एवरेज को प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब हम इसको फिर से कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। सो एग्जीक्यूट करो, मान लो हमने नंबर दिया 80, एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए, एक में 70 आए, एक में 60 आए, एक में 75 आए, एक में 65 आए। सो एवरेज इज 350 आउट ऑफ 500।
और एवरेज क्या आया 70। ठीक है। सो ये चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। अब और क्या चीजें यूज होती है किसी भी कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में? अब जैसे मान लो आप लोग रिजल्ट ले लेते हो, तो अब मान लो प्रोग्रामिंग लेवल हमको बताना है कि ये पास हुआ है या फेल, तो कैसे पता चलेगा अपने? सर वो क्राइटेरिया रखते हैं ना, फिर 35 के अबाउट जो हो रहा है वो पास। ठीक है। सो उसने कंडीशन की बात करी कि इफ वो 35 से ऊपर है तो वो पास है, अदरवाइज फेल है, राइट? अब हम यस सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये कैसे देंगे? ये देंगे अपन इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ में, जिसको अपन डिसीजन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। कि प्रोग्रामिंग में डिसीजन स्टेटमेंट्स कैसे आती है? इफ एल्स से आती है। सो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, उनको हम डिसीजन स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। उसमें हम एक कंडीशंस पास करते हैं ना, ठीक है? कि हमने एक कंडीशन दे दी इफ के अंदर, इफ वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाली सिचुएशन में जो इफ का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, और वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सिर्फ एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। किसी भी सिचुएशन में दोनों ब्लॉक यूज नहीं होते या दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होते। सो इसका फ्लो चार्ट कैसा रहता है? स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में कंडीशन पे जाता है, कंडीशन पे जाने के बाद में वो चेक करता है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। इफ ट्रू है तो वो ये शो कर देगा कि इफ के अंदर जो भी ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फॉल्स में एल्स वाला ब्रांच या एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके बाद में दोनों कॉमन फ्लो पे निकल जाएंगे। सो जैसे एग्जांपल है नंबर 5, तो इस सिचुएशन में कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा? नंबर इज ग्रेटर देन 0। सो नंबर की वैल्यू 5 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स? सो नंबर इज ग्रेटर देन 0, सो नंबर 5 इज ग्रेटर देन 0 इज ट्रू। तो ट्रू होते ही ट्रू है क्या सर। होगा, नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा और आगे चला जाएगा, ये एल्स को छोड़ देगा। ठीक है। और इफ ये कंडीशन फॉल्स हो जाती किसी भी सिचुएशन में, तो ये सिर्फ एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता और इसको छोड़ देता। तो इसको अपन नॉर्मल लाइफ में जैसे सेम प्रोग्राम में अपन टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, डेमो 2। अब अपन बात करते हैं कि क्या हो सकता है जिससे कि इसको अपन एग्जीक्यूट किया जा सकता है। कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लेते हैं अपन, 50। ठीक है। सो अब इसी चीज को अपन इफ एल्स के अंदर बात करते हैं कि जो एवरेज आया है, बट मैं कंडीशन रखता हूं एक बार कि एवरेज इफ 50 से ऊपर है तो पास है, और 50 के नीचे है तो फेल है। तो इफ वाले ब्लॉक में मैं क्या लिख दूंगा, पास। और एल्स वाले ब्लॉक में फेल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट, अब इसके दो टेस्ट कैसे बन जाएंगे, है ना? जब मैं इसको एग्जीक्यूट, पहले कंपाइल करेंगे अपन, फिर अपन इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो भी हम एंटर करते हैं, मान लो 40, 50, 45, 60, 35। सो एवरेज आ गया इसका 46, और एवरेज 46 आते ही इसने क्या किया, फेल कर दिया। तो मींस एवरेज आया 46, एवरेज इज ग्रेटर देन 50, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होते ही ये इस पे चला जाएगा। और एक चीज अपन और चेक करें, जो जिसको भी बात करनी है एक बार आप बोल सकते हैं, अदरवाइज म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। और दोनों सिचुएशन के बाद में अपन उसको ये और इनपुट दे देते हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एग्जाम। ठीक है। सो अगेन फिर से कंपाइल करते हैं। अब अपन इसको रन करते हैं। अब अपन इसको 80, 60, 55, 90 और 60। सो एवरेज इज 69, दैट इज बिगर देन 50। ठीक है। सो उस सिचुएशन में पास आ गया और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर आ गया। अब अगेन फिर से उसको 50 से नीचे का ट्राई करते हैं। 30, 20, 40, 50, 10, फेल आ गया। फिर प्रिंट हो गया ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। सो किसी भी कंडीशन में दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर नॉर्मल फ्लो पे आगे बढ़ जाएगा ये। इफ ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, फिर नॉर्मल सिचुएशन में आगे बढ़ जाएगा ये। ठीक है। सो ये हो गई एक बेसिक डिसीजन की। दो रास्ते आ गए कि मुझे लेफ्ट जाना है राइट। लेफ्ट जाऊंगा तो मैं लेफ्ट ही जा रहा हूँ, इफ लेफ्ट नहीं जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन बचता है राइट जाने का।
तो इफ ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें अपन नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं कि जैसे मान लो 35 या 50 से ऊपर आ गया तो पास है। बट अब हम इसको ग्रेडिंग करते हैं कि 50 से ऊपर आया है, इफ 80 से ऊपर है तो एक्सीलेंट है, और दूसरी मतलब 50 से 80 के बीच में है तो गुड है, और 50 से नीचे है तो फेल है। इसको अपन क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। सो नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं? जब हम मल्टीपल इफ कंडीशंस का यूज करते हैं और एल्स कंडीशंस का यूज करते हैं, जैसे एक इफ है उसके अंदर एक और इफ एल्स आ गया, ठीक है। सो एक इफ के अंदर और भी इफ एल्स हो सकते हैं, उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये सेम ए बी सी डी करके हमने एफ प्रिंट करा दिया कि 60 से ऊपर है तो डी, 70 से ऊपर है तो सी, 80 से ऊपर है तो बी, और 90 से ऊपर है तो ए, अदरवाइज फेल, ठीक है। ये नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। और इफ एल्स लेटर क्या होती है? जब एल्स के अंदर इफ एल्स लिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि इफ के अंदर कोई कंडीशन नहीं है और बट एल्स के अंदर है, वो एल्स इफ लेटर होता है। सेम सिचुएशन, बट इसमें मल्टीपल यूज होते हैं। तो इसका फ्लो, सेम फ्लो चार्ट आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि मान लो कंडीशन 1 है, ट्रू हो गई तो अपन इधर चले गए, फिर इसमें चले गए तो एक और इफ आ गया, अब उसकी भी दो कंडीशन होगी कि इधर जाओगे या इधर जाओगे, और जब इधर चले गए तो फिर से एक और इफ हो गया, फिर इसमें जाओगे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये फ्लो चार्ट है नेस्टेड इफ एल्स का। इसका आप एग्जांपल करके देखते हैं अपन की सेम एग्जांपल में ही, कि मान लो अपना इफ अबव 80 है तो हम क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट, अदरवाइज हम बोल देंगे गुड, 50 से 80 के बीच में। सो हमने क्या कंडीशन लगाई एक और, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 80, सो इसमें हमने लिख दिया एक्सीलेंट, इसमें लिख दिया गुड, और लास्ट बाकी तो वो फेल हो ही रहा है, ये 50 से नीचे जा रहा है। सो अब हम इसको क्लियर करते हैं। अब हमने सबसे पहले वही कंपाइल किया, जावा सी डेमो डॉट जावा, और उसके बाद में रन किया डेमो को, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमने एंटर किए, मान लो पहले अपन 90 वाला टेस्ट कर लेते हैं, 80 से ऊपर वाला। सो एवरेज इज 82, तो प्रिंट हो गया एक्सीलेंट। सो इस सिचुएशन में क्या हुआ? एवरेज 82 था, ग्रेटर देन 50 था, ट्रू हुआ, इसके अंदर आया। फिर उसने चेक किया कि एवरेज 80 से बड़ा है, तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा ट्रू होते ही। फिर वो इस एल्स को भी छोड़ देगा, इस एल्स को भी छोड़ देगा, और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर प्रिंट कर देगा। और दूसरी सिचुएशन में देखें अब अपन, कि मान लो वो 50 से 80 के बीच में है, तो हमने क्या किया? फिर से रन किया प्रोग्राम को, पहले क्लियर कर लेते हैं इसको। प्रोग्राम को रन किया, अब हमने दिया जैसे मान लीजिए 60, 70, 80 और 65, ठीक है, 55। सो एवरेज आया 66, तो 66 एवरेज आया तो गुड प्रिंट हो गया। तो इसमें क्या हुआ? 66 इज ग्रेटर देन 50, ट्रू, वो इस इफ ब्लॉक में आ गया। इज 66 इज ग्रेटर देन 80, नॉट ट्रू, तो वो इस इफ को छोड़ के इसके एल्स में चला जाएगा और गुड प्रिंट कर देगा, और फिर नॉर्मल फ्लो पे चला जाएगा। ये हो गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में बात करता हूं, कि मान लो इफ वो उससे भी नीचे चला जाता है, 50 से नीचे। सो एवरेज आया 42, फेल हुआ, फिर ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, नॉर्मल फ्लो पे चला गया। तो 42 इज ग्रेटर देन 50, फॉल्स, यहीं से फॉल्स होते ही वो इसी एल्स पे चला गया इन सबको छोड़ के, और प्रिंट कर दिया फेल, और फिर नॉर्मल फ्लो पे चला गया अपने, ठीक है। सो ये हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर, जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग डेवलप करते हैं, लॉजिक डेवलपमेंट कहते हैं इनको अपन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, मतलब जैसे मान लो आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे फ्यूचर के अंदर, है ना, तो सॉफ्टवेयर किसके लिए डेवलप करोगे? अब अपन थोड़ा बात कर सकते हैं, मेजरली हो गया है, अब अपन थोड़ा बात कर सकते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अपन किसके लिए डेवलप करेंगे। अभिषेक, हर्ष, मेघना।
सर नीड जैसी नीड रही वैसी। ठीक है। सो नीड रहेगी, नीड किसकी रहती है? जो अपन को पैसे देगा या कंपनी को पैसे देगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, राइट? यस सर। हाँ। सो कंपनी को, जैसे मान लो इफ मैं बहुत छोटे स्केल पे देखूं तो मैं मान लो किसी स्कूल के लिए प्रोग्राम बना सकता हूँ, ठीक है? किसी शॉप ओनर के लिए बना सकता हूँ प्रोग्राम, या फिर किसी बड़े स्कूल के लिए, बड़े कॉलेज के लिए, या फिर कोई मान लो जो ग्रोसरी कंपनीज है, जैसे मान लो आज की तारीख में कोई भी ऐप है ना, ठीक है? जो ग्रोसरी ऐप है उसमें भी मल्टीप्लिकेशन डिसीजन मेकिंग वगैरह होती है, कि जैसे मान लो अमेजोन पे ही है या फिर किसी पे भी है, कि आपका मिनिमम कार्ट यदि 500 का नहीं हुआ तो इतने चार्जेस लग जाएंगे, और ये हो गया तो उसमें डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है? सो कोई भी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको वो फ्लो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूजर की क्या नीड है, यूजर बोले तो जो प्रोग्राम अपने से बनवा रहा है। सो एज ए कंपनी या एज ए प्रोग्रामर, यूजर की नीड अंडरस्टैंड करना, और नीड अंडरस्टैंड करने के बाद में उसी के अकॉर्डिंग एल्गोरिदम और फ्लो बना बना के उसको कोड करना, ताकि उसको कम से कम समस्याओं के अंदर चीजें हो जाए, ठीक है? तो अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं? नो सर।